नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। अब बात बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। दिग्गज कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर राजनीति के दिग्गजों की रैली तक जुड़ी अब तक की सारी अपडेट आपको देने के लिए शो की शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के चौथी तिमाही के नतीजों के साथ। क्वार्टर 4 में एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। तिमाही आधार पर एनआईआई में बढ़त देखी गई, लेकिन मुनाफा अनुमान से कम रहा। नतीजों की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी गौरव जावलकर। अगर हम बात करें एचडीएफसी के 4Q के नंबर्स की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें कहीं पे 2% का गेन देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। पीपीओपी की अगर बात करें तो ये अभी 29,274 करोड़ रुपीस पे है, जो कि 23.8% का गेन दिखाता है। इस क्वार्टर में एचडीएफसी ने अपना क्रेडिला का स्टेक सेल किया था, की वजह से उनको 7,300 करोड़ का गेन मिला था। और अगर हम आफ्टर टैक्स बात करें तो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो 5,500 करोड़ का गेन एचडीएफसी के बुक्स में इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने फ्लोटिंग प्रोविजन इस टाइम पे किया है जिसका वैल्यू 10,900 रुपीज़ का होगा। और इसी के चलते हुए अगर हम पैट की बात करें तो उसमें कहीं पे हमें 1% का इंक्रीज़ देखने को मिला था, जो कि अभी 16,500 करोड़ रुपीज़ के लेवल्स पे है। अगली बात करें अगर एसेट क्वालिटी की, तो वहाँ पे एक स्टेबल लेवल हमें देखने को मिला था ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस में। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें कहीं पे 0.42 पे अभी ये क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यही नंबर 0.7% पे था और कंसेंसस का भी एक्सपेक्टेशन कहीं पे 0.5% पे था। आखिर में बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, जहाँ पे हमें फिर से एक सुधार देखने को मिला है। अब ये 3.44% पे है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.4% पे था और कंसेंसस का भी कहीं पे एस्टिमेट ऐसे था कि कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती थी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। तो इसी के चलते अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम और पीपीओपी जो है वो कहीं पे इनलाइन हमें देखने को मिला है। बट ये जो फ्लोटिंग प्रोविजन है उसकी वजह से कहीं पे पैट में हमें मिस देखने को मिला था इस क्वार्टर के नंबर्स में। अब मैनेजमेंट का जो भी कमेंट्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक इनलाइन नंबर्स या फिर एक्चुअली हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक पॉजिटिव नंबर्स अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट को कंसिडर करें तो देखने को मिले हैं एचडीएफसी बैंक में। और भारत की सबसे दिग्गज कंपनी रिलायंस के चौथी तिमाही के नतीजे 22 अप्रैल यानी सोमवार को जारी होंगे। नतीजे कैसे रहेंगे बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 4 से 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट में भी करीब 5.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एबिटा के नंबर की अगर हम खासकर बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है फोर्थ क्वार्टर में। और इसके पीछे के कारण होंगे जो O2C सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल है, और टेलीकॉम सेगमेंट, ये दो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के कारण ही कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा रिपोर्ट कर सकती है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की जो एबिटा है वो करीब 13% ग्रो कर सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स हायर थे, थ्रूपुट हायर थे और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के स्प्रेड्स हम देखें तो वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े हायर साइड पे थे और इसी कारण O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% की दिखेगी, बट एबिटा में एक 1% की डिक्लाइन होगी। और इसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर जो था, थर्ड क्वार्टर, वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, फेस्टिव सीजन था, तो उसके चलते अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे एबिटा पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिल सकता है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वहाँ पे भी करीब 3% का एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। 5,600 करोड़ के आसपास ये सेगमेंट का एबिटा आ सकता है। और इसका कारण ये है कि जो गैस की आउटपुट थी और गैस के प्राइजेस थे वो प्रीटी मच स्टेबल थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट उसके सामने जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थोड़ी बढ़ चुकी है और इसी कारण हमें ये डिक्लाइन देखने मिल रहा है। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सब्सक्राइबर ग्रोथ के दम पे ही पूरा ग्रोथ जो है रिलायंस जियो का वो देखने मिलेगा। सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो करीब 48.1 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्वार्टर ये 47.1 करोड़ था और ये 8th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहां पे रिलायंस जियो की अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। हालांकि जो सब्सक्राइबर नेट सब्सक्राइबर एडिशन होगा इस क्वार्टर में वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम आने की एक्सपेक्टेशन है, बट सब्सक्राइबर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पिछले 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी सब्सक्राइबर्स ऐड कर रही है। उसके सामने अगर आप आरपू देखेंगे तो वो लगभग फ्लैट ही आने वाला है 188.8 रुपीज़ के आसपास। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर आने की एक्सपेक्टेशन ऑन ओवरऑल बेसिस। O2C सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट ग्रोथ लीड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वहीं विप्रो के चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। आय में 4% की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं मार्जिन और मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। पूरी डिटेल्स दे रही है मेरी सहयोगी अनीशा जैन।
हाँ, विप्रो के नतीजों की बात करें तो नंबर खराब नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बट लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। जो सरप्राइज आया है वो थोड़ा मार्जिन्स पर आया है, बिकॉज मार्जिन पिक्चर 16.4% है वर्सेस आवर एक्सपेक्टेशन of around 16%. Profitability healthy and dollar revenue be largely in line with expectation at around $2,650 million. Constant currency decline 0.3% आया है, हम 0.4% मान के चल रहे थे, तो largely in line with expectation कहा जाएगा। गुड न्यूज़ है थोड़ा जो डील विन है उसको लेकर, बिकॉज डील विन का नंबर $3.6 बिलियन आया है, तो काफ़ी बेहतर है ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखते हुए। हेडकाउंट यस क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिले हुआ है, बट पूरे सेक्टर का ही हमने देखा है कि हेडकाउंट में स्लिप रहा है, तो वो कोई नई न्यूज़ नहीं है। आगे चल के कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो -1.5% टू +0.5% ग्रोथ है Q1 के लिए। स्ट्रीट -1 से +1 मान के चल रहा था, तो स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, बट गिवन द एनवायरनमेंट एंड गिवन हाउ रेस्ट ऑफ द कंपनीज हैव परफॉर्म, मे बी विप्रो के नंबर्स ठीक माने जा सकते हैं। और अब टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के भारत दौरा टलने की खबर है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इलॉन मस्क फिलहाल भारत नहीं आ रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। टेस्ला के फाउंडर और सीईओ इलॉन मस्क का भारत दौरा रद्द हो गया है। जैसा कि पहले खबर थी कि वो अप्रैल 21-22 को आ रहे हैं, वो अभी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि टेस्ला के काफी व्यस्तता के चलते हुए वो भारत का दौरा अभी नहीं कर रहे हैं। इस साल के अंत तक वो भारत फिर से आने का प्लान कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने ही कंफर्म किया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे जल्द, और पर अब वो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके कयास लगा रहे थे टेस्ला अपनी एंट्री भारत में अनाउंस कर सकता है इसके साथ में, पर उन्होंने वो अभी कैंसिल कर दिया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इससे टेस्ला की भारत एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली रिपोर्ट से ये थी कि $2 से $3 बिलियन का निवेश का अनाउंसमेंट हो सकता है, पर अभी सब कुछ चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि इलॉन मस्क भारत ही नहीं आ रहे हैं। एक वजह यह है कि 23 तारीख को उनकी एक अहम बोर्ड मीटिंग है जिसमें उनकी सैलरी को लेके चर्चा होनी है। उन्होंने लोग जो निकाले हैं अभी 10,000 एम्प्लॉय ग्लोबली, उसको लेके चर्चा होनी है। और टेस्ला का काफी बुरा वक्त चल रहा है दुनिया भर में, जब BYD चाइना की उसको पछाड़ रही है, नई नई कॉम्पिटिशन आ रहा है। ऐसे में इलॉन मस्क के लिए भारत आना अभी मुमकिन नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्होंने आज जानकारी दी है। टाटा सन्स ने आरबीआई से लिस्टिंग टालने की छूट मांगी है। लिस्टिंग टालने के लिए कंपनी ने औपचारिक आवेदन आरबीआई को भेज दिया है। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, टाटा सन्स ने आईपीओ को लेकर जो वेवर है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, और सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन गई है, और ये आधिकारिक रूप से एक फॉर्मल एप्लीकेशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखी गई है। और इस चिट्ठी में जो प्रपोजल है वो ये दिया गया है कि कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगी, और इसके बाद गुहार लगाई गई है रेगुलेटर से कि आप हमें एग्जेम्पशन दीजिए कि हम लिस्टिंग के लिए ना जाएं। आपको हम याद दिला दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं अपर लेयर एनबीएफसी के होने के नाते तो टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्टिंग करनी है, लेकिन ग्रुप का यही मानना है कि वो लिस्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहता है, इसलिए रेगुलेटर को अप्रोच किया गया है ताकि ये जो मैंडेटरी लिस्टिंग की प्रक्रिया है उससे बचा जाए। हालांकि अभी इसमें फिर भी समय है, लेकिन कंपनी अपने आप को तैयार करना चाहती है, देखना चाहती है कि किस तरीके का जवाब है रेगुलेटर की तरफ से आएगा, और साथ ही साथ उस जो कंपनी है उसने ग्लाइड पाथ दिया है कि किस तरीके से वो अपने डेट को रिड्यूस करेगा। आपको याद होगा हाल ही में टीसीएस में ऑफलोडिंग हुई थी करीब 0.6% की, और उससे कंपनी ने करीब 9,000 करोड़ रुपए गार्नर किए थे। तो इसी तरीके से ग्लाइड पाथ दिया गया है किस तरीके से वो अपना डेट रिडक्शन करेगा, और किस तरीके से जो ये ग्लाइड पाथ है उस वजह से रेगुलेटर को एग्जेम्पशन देना चाहिए। अब जो पूरा दारोमदार है वो रेगुलेटर पर है कि वो किस तरीके से इस रिक्वेस्ट को लेता है, और आने वाले समय में देखना होगा कि इनको यानी कि इस ग्रुप को, टाटा ग्रुप को ये मोहलत मिलती है या नहीं। नेस्ले बेबी फूड मामले में ज्यादा चीनी होने की रिपोर्ट की सरकार जांच कराएगी। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने फसाई को खत लिखकर मामले की जांच का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग मामले पर आज बयान भी जारी कर सकता है। पूरी खबर समझ लेते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में उपभोक्ता मंत्रालय ने
फूड रेगुलेटर FSSAI को चिट्ठी लिख करके पब्लिक आई की जो रिपोर्ट है उसको संज्ञान में लेने की बात कही है और नेस्ले पर जो आरोप लग रहे हैं इसकी गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया गया है। आरोप ये है कि नेस्ले के जो बेबी फूड आइटम हैं जो एशिया अफ्रीका विशेषकर भारत में जो बेचे जा रहे हैं, इन बेबी फूड आइटम में एडेड शुगर है और ये मात्रा यानी कि एडेड शुगर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो रिपोर्ट है इसको डिटेल में स्टडी की जाए और अगर मामले में सत्यता पाई जाती है तो एक्शन के लिए कदम आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक आई, उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि नेस्ले के बेबी फूड आइटम जो कि एशिया अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिकन देशों में ये बेबी फूड आइटम जो बेचे जा रहे हैं इसमें एडेड शुगर है, जबकि यही बेबी फूड आइटम अगर अमेरिका या यूरोपियन नेशन में बेचे जा रहे हैं तो उसमें ये एडेड शुगर नहीं है, जो कि अपने आप में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनका उल्लंघन है। इसी के साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फूड रेगुलेटर FSSAI की इस पूरे मामले पे एक्शन या यूँ कहें जांच उन्होंने शुरू कर दी है। वो पब्लिक आई की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया गया है और FSSAI अपनी रिपोर्ट अब तैयार करने के बाद में जो उनका साइंटिफिक पैनल है उसको सौंपेगी और साइंटिफिक पैनल ये देखेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो मामले उठाए गए हैं वो कितने सही हैं और उसके बाद एक्शन के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन संकट से ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव जरूर पड़ा है, लेकिन दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव कम रहा है। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव करती रहेगी। To attract investments, we want manufacturers, investors to come to India and produce not just for India but also for exporting from India. So भारत में हम मैन्युफैक्चरर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने के लिए जितने भी पॉलिसी हम करेंगे, पॉलिसी के तहत करके सबको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और जब बड़े बड़े कंपनियां इंटरेस्ट दिखाते हैं भारत में आने के लिए, दे वांट टू कम टू इंडिया, वी विल सर्टनली डू एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट वी make it attractive for them to come here and invest. So in that process, if there is anything to be discussed, we'll certainly discuss. But whatever we do, we have done it through policy. And that has helped, especially after China +1 started being a concern for many industry here, for many fields or experts in domain areas. We have tailored policies in such a way that we are making India an attractive destination both for manufacturing and for services. We'll continue keep doing that. US economy, US dollars, इनका जब पोजीशन हार्डन होता है, रुपये उनके खिलाफ एक्सचेंज में वोलेटाइल हो जाता है। मैं इसका कॉन्ट्रास्ट के लिए बात बोल रही हूँ, रुपये अगेंस्ट द येन, रुपये अगेंस्ट द यूरो। आप एक बार कंपेयर करके देखो। रुपये क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन सब के कारण रुपये उनके अपने ताकत में बाकी करेंसी के खिलाफ स्टेबल रह रही है। सिर्फ US डॉलर के खिलाफ, सिर्फ रुपये नहीं, वेरियस करेंसीज, येन हो, यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, सबका सिर्फ अगेंस्ट US डॉलर्स फ्लक्चुएशन ज्यादा रह रही है, क्योंकि US इकोनॉमी, US फेड का डिसीजन, इन सब के कारण अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो बढ़ रही है, 3 जगह पर युद्ध चल रही है और ईरान के ऊपर हमला वगैरह, उसके वजह से अनसर्टेनिटी, और जहां मिडल ईस्ट से हमारी ऑयल, सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया का ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, उसके अनसर्टनिटीज, क्योंकि उधर हाई सीज में भी पायरेसी वगैरह हो रही, इसके कारण ये फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। और RBI की मार्च MPC मिनट्स जारी हो चुके हैं। मिनट्स में किन किन बातों पर फोकस रहा और क्या रही बड़ी बातें, बता रहे मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा।
महंगाई के हालिया जो नंबर्स रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडेंस था उसके मुताबिक रहे हैं, लेकिन एमपीसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं और 4% का जो टारगेट है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। जो एमपीसी मिनट्स में जो 6 मेंबर्स थे और उनके अलग अलग कमेंट्स जो रिलीज किए गए हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बोला है कि जो डिसइंफ्लेशन प्रोसेस में सक्सेस जरूर मिली है, लेकिन इन्फ्लेशन में अभी भी सावधान रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो भारत है वो अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। जयंत वर्मा जो कि काफी वोकल रहे हैं बाकी पॉलिसी मेंबर्स जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको लेकर, उन्होंने भी मेंशन किया है कि 1 से 1.5% का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन की तरफ, इन्फ्लेशन के टारगेट की तरफ ले जाने के लिए काफी रहेगा। जो 2% का रियल इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा एक्सेसिव लगता है। इसी तरीके से शशांक भिड़े जी ने बोला है कि जो एक्सटर्नल डिमांड कंडीशन है वहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी सी वीकनेस है और साथ ही क्वार्टरली असेसमेंट ये दिखा रहा है कि जो इंप्रूवमेंट है वो हुआ है कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से आशिमा गोयल ने बोला है कि इन्फ्लेशन जरूर नीचे आया है लेकिन प्रोग्रेस है वो स्लो रही है और 4% के बिलो जो कोर इन्फ्लेशन सस्टेन किया है उससे ये पता चलता है कि रियल पॉलिसी रेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ चुके हैं। आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने बोला है कि रीसेंट इन्फ्लेशन के जो फाइन प्रिंट्स और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है उससे पता चलता है कि फूड इन्फ्लेशन की रिस्क अभी भी बरकरार है और डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ रही है। आरबीआई के ईडी राजीव रंजन जी ने बोला है कि सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडरेशन एंटिसिपेटेड लाइंस पे है, लेकिन जो डाइवर्जेंट ट्रैजेक्टरी है फूड और कोर इन्फ्लेशन उसके बीच वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए जो इन्फ्लेशन है उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी सावधान बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस अब बंधन लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा। बंधन ग्रुप ने बैंकिंग और म्यूचुअल फंड कारोबार से अलग अब इंश्योरेंस सेक्टर में शुरुआत की है। इस नए बदलाव पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बंधन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ सतीश्वर बी से खास चर्चा की। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अब से बंधन लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर जानी जाएगी, उसकी शुरुआत हुई है और ये ट्रांजिशन किस तरह से हुआ इसी पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ सतीश्वर जी हमारे साथ है। सर, आपसे यही समझना चाहता हूं, अब बंधन लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे आप माने जाएंगे और कितना बड़ा बदलाव होगा इससे और किस तरह से आप जो है अपनी रीच को बढ़ाएंगे, बंधन ब्रांड, बंधन बैंक और जो आपका डिजिटल के लिए आप जाने जाते हैं उन दोनों का मिश्रण होगा। जी देखिए, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट नमस्कार एंड शुक्रिया। बंधन ब्रांड ये काफ़ी जाना पहचाना ब्रांड, राइट, और इस ब्रांड के थ्रू हमको भारत के इंटीरियर्स में जाने का मौका मिलता है। सो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो हैं जहाँ पे एक्चुअली मेजर ग्रोथ हो रही है, राइट, वहाँ पे ये सब सर्विसेज की डिमांड भी बहुत हो रही है और यहाँ पे वी आर एबल टू काइंड ऑफ मूव इन टू दैट स्पेस। सो हम वहाँ पे जाकर एक्चुअली केटर कर पाएंगे। बंधन बैंक ब्रांड जो है, बंधन बैंक के ब्रांचेस जो है जो एक्चुअली कस्टमर सेगमेंट को केटर भी करती है, तो वहाँ पे हमारी पहुँच है। हम यहाँ पे काफ़ी सारा जो हमारा जो ब्रांड है वन इज बंधन इटसेल्फ, टू जो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, राइट, बंधन लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने काफ़ी टेक डेवलपमेंट किया हुआ है जिससे ये आसान हो जाता है फ्रॉम परचेजिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना इटसेल्फ काफ़ी आसान कर रहे हैं, तो हम कोई भी पेपर नहीं करते हैं, वो पूरा प्रोसेस डिजिटल है। जिस तरह से आप आधार यूज़ करते हैं, राइट, उसी तरह से ये पूरी प्रोसेस हमने एकदम डिजिटली बना दी है जिससे बेचना और खरीदना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। टीयर 2 में इसकी डिमांड बहुत है लेकिन ये सर्विसेज ठीक से पहुंच नहीं पा रही, तो डिजिटली एनेबल के थ्रू हो जाती है और बंधन की रीच हमें वहाँ पे तो कितनी सर ब्रांचेस का एक्सेस मिलेगा आपको इस के बाद? तो हम बंधन बैंक के सारे ब्रांचेस के थ्रू शुरू करेंगे। इन एडिशन टू दैट हम लोग काफ़ी और पार्टनर्स के साथ भी बिजनेस करना चाहेंगे और हमारा यूएसपी इटसेल्फ है कि ये जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज, और साथ में हमारे प्रोसेसर्स जो होंगे वो बहुत कन्वीनियंट। तो मतलब कह सकते हैं भविष्य में जो भी बंधन बैंक की सर्विस के लिए जाएगा, बैंक ब्रांच जाएगा और उसको इंश्योरेंस लेना है तो बंधन लाइफ का एक काउंटर वहां पे दिखेगा और ये देश भर की बंधन बैंक में ये सुविधा उपलब्ध होगी। अगर नंबर भी बता पाए आप तो ये सब तो चीजें अभी तक डिस्कस हो रही है, राइट। बंधन बैंक के खुद के उनके रेगुलेशंस हैं काफी सारी चीजें, तो उस पर शायद थोड़ा टाइम लगे, बट सूनर और लेटर ये सारी चीजें हम अक्रॉस इंडिया
हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां रैलियों में पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के परभणी में एक रैली को संबोधित करते हुए वो कांग्रेस और राहुल पर बरसे। वहीं कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भी विपक्ष की नीतियां उनके निशाने पर रही। कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज अपनी रैलियों में सरकार को निशाने पर लिया है। बिहार के भागलपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 400 से ज्यादा सीट आने की बात कहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए को 150 सीट से ज्यादा नहीं आ रही है। वहीं यूपी के अमरोहा में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ रैली की। दोनों नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की विदाई का दावा किया। भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका में काफी आगे बढ़ चुका है। कई देश भारत की इस भूमिका की सराहना कर रहे हैं। ये मानना है स्कान के गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर गौरांग दास प्रभु का। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। आपने जैसे C20 की बात करी कि न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो बल्कि लोगों की, हमारी धरती की, प्लेनेट की, इसकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वही इनेबल करेंगे आगे जाकर अगर आर्थिक मजबूती की बात करें तो यहाँ पर भारत का क्या रोल रहेगा आगे जो ब्राज़ील के अध्यक्षता में G20 की मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर C20 क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, पूरा विश्व भारत को अभी से एक विश्व गुरु के रूप में देखना आरंभ कर चुका है। जो वैक्सीन की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की कोविड के समय, कई कंट्रीज़ और कई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ उस समय उस परिस्थिति का लाभ लेकर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे और वो अवसर भारत के पास भी था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार ने उस समय इस मजबूरी को, विपत्ति से व्यापार करने की वृत्ति को उन्होंने त्याग दिया और कहा कि नहीं, ये हमारी संस्कृति के विरोध में है। और इसलिए उस संस्कृति के आधार पर, संस्कार के आधार पर ये निर्णय लिया गया कि विपत्ति में हम सभी को लोगों के हितैषी बनना चाहिए। और तब जाकर विश्व में जिस मात्रा में भारत ने वैक्सीन्स का वितरण किया, प्रशंसनीय है, वंदनीय है और विश्व ने इस बात को नोट किया। तो पूरे विश्व भर में, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या विश्व के कोने कोने में जो भी बड़ी समस्याएं चल रही हो, विश्व ने देख लिया कि भारत अपने पैर पर खड़े होकर अपने ही वैदिक परंपरा और सिद्धांतों के आधार पर जो प्राचीन मनीषियों ने जो ज्ञान दिया है, तत्वज्ञान दिया है, उस आधारशिला पर ही वो अपने शासन करेगा। तो राम राज्य के 3 पहलू होते हैं। राम राज्य के अंतर्गत पहले शास्त्र, फिर साधु, फिर शासन। दशरथ महाराज जो भी निर्णय लेते थे साधु और शास्त्र के आदेश और निर्देश के अनुसार, रामचंद्र भी वैसे ही थे। इसलिए हम आज देख रहे हैं कि भारत के अंतर्गत जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसके अंतर्गत बताया गया है, अन्नम बहुपुरीत, प्रचुर मात्रा में आप भोजन को उगाइए और उसको वितरण कीजिए। तो इसलिए वैदिक परंपरा में लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो अष्टलक्ष्मी में धान्य लक्ष्मी भोजन का प्रतिनिधित्व करती है, धन धान्य, और फिर उसके माध्यम से सबसे पहले जिन लोगों को आवश्यक हो उनके अंदर वितरण किया जाए। तो इसलिए भारत के नेतृत्व में जी जो C20 पिछले साल हुआ उसके अंतर्गत जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस आए, भोजन को लेकर, गरीबी को लेकर, भूखमरी को लेकर, उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और भारत के अंदर विशेषतः सुमंगलत्वम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंक्लूसिविटी,
इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता और इंटरडिपेंडेंस स्वावलंबन, और ये जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए स्वावलंबन। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, ये सब बातों को लेकर जो भारतीय विचार हैं इसको हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राज़ील में गोवर्धन इको विलेज और असाओ, जो कि ब्राज़ील का एक एनजीओ है जो भोजन के ऊपर काम करता है, हम दोनों को ये नेतृत्व का अवसर दिया गया है कि हम इस C20 के माध्यम से फूड पॉवर्टी, फूड सिस्टम्स, हंगर एंड पॉवर्टी को लेकर हम 800 एनजीओज़ के स्टेक होल्डर्स को लेकर उनसे उनके निर्णयों को, उनके विचारों को, उनके मतों को सम्मिलित करते हुए कुछ पॉलिसी डिसीशंस लें और एक पॉलिसी पेपर बनाकर आगे G20 को प्रस्तुत किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।